नदी किनारे एक गरीब बुढ़िया अकेली छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो गांव के लकड़हारे से लकड़ियां लेकर गांव के घरों तक पहुंचाती। यही उसकी रोजी रोटी थी। अरे आ गई अम्मा। आज कितनी लकड़ियां लेकर जाओगी? वो वाला गट्ठर दे दो बेटा। अरे पर उठा लोगी इसे? सिर में थोड़ा सा दर्द तो है, पर पेट भरने के लिए उठा लूंगी। ला जरा, सर पर तो रखवा दे। लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठर उसके सर पर रख दिया। सुन, इसके पैसे कल दे दूंगी, अब चलती हूँ। सुनो जी, आप इस बुढ़िया से तुरंत ही पैसे ले लिया करो। ये रोज रोज आपको कल का कहकर बुद्धू बनाती है। लकड़हारा हंसने लगा। कल सुबह 2 रुपए देकर कहेगी बाकी कल दे दूंगी। इसका कल कभी नहीं आता। ऊपर से और लकड़ियां उठाकर ले जाती है, नासपीटी कहीं की। अरे जाने दो, बेचारी बूढ़ी है, कोई नहीं है इसका। इस उम्र में भी देखो बेचारी को घर घर जाकर लकड़ियां बेचनी पड़ती है। हाँ, तो इसमें हमारी क्या गलती है? अरे तो थोड़े पैसे ही तो कम देती है भाग्यवान। बाकी लोग तो पूरे पैसे देते हैं ना, और फिर अपना काम तो चल जाता है। आप भी नहीं मानते। करो समाज सेवा, मुझे क्या। पत्नी मुंह बनाकर अंदर चली गई। गांव के एक घर में बुढ़िया ने लकड़ी का ढेर नीचे रखा। बहुरिया, अरे ओ बहुरिया, कितनी लकड़ियां रखूं? चूल्हे के लिए 20 चाहिए, और आजकल रात को थोड़ी ठंड हो जाती है तो तापने के लिए भी लकड़ी चाहिए। अच्छा, तो मैं कल ज्यादा लकड़ी ले आऊंगी। आज सिर में थोड़ा दर्द था तो कम लकड़ियां लाई हूँ। बाकी घरों में भी देनी है, वरना सब नाराज हो जाएंगे। ठीक है, आज चूल्हे के लिए जितना रोज देती हो रख दो, कल ज्यादा ले आना। हाँ, ये ठीक है। सुनो, अभी जाना नहीं, मैं अभी आती हूँ। बुढ़िया ने पैसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांधे और गट्ठर से लकड़ी निकालकर रखने लगी। ये लो अम्मा, खा लो। बुढ़िया उसे देखती है। अरे अम्मा, बासी नहीं है, एकदम ताजी है, अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई है। अरे बहुरिया, वो बात नहीं है। तू मुझे रोटी दे रही हो, तेरी सास ने देख लिया तो तुझ पर गुस्सा करेगी। नहीं नहीं, वो घर में नहीं है, अभी तक नहीं आई। कितने दिनों के लिए बाहर गई है? अभी भी लगभग 14 से 15 दिन और लगेंगे उन्हें आने को। सुन, ये बाकी की लकड़ियां मेरे सर पर रखवा दे। अम्मा, तुम भूखे पेट लकड़ी सर पर उठाती हो ना, इसीलिए सर दुखता है। मेरे यहाँ एक रोटी रोज खा लिया करो, कोई हर्जा नहीं होगा। और जो तुम्हारी सास ने वापस आकर गुस्सा किया तो? उन्हें मैं समझा दूंगी, वो कुछ नहीं बोलेंगी। भगवान तेरा भला करे, चल सदा सुखी रह। इतना कहकर बुढ़िया चली जाती हैं। अगले दिन, बेटा आज बड़ा वाला गट्ठर दे दे, शाम को सर्दी होने लगी है तो लोगों को ज्यादा लकड़ियां चाहिए। तुम्हारा ही माल है अम्मा, जो चाहिए उठा लो। ये ले 2 रुपए, बाकी कल दे दूंगी, ठीक है ना? हिसाब में कोई गड़बड़ ना होनी चाहिए, समझे? हाँ हाँ अम्मा, हिसाब पूरा ठीक है। अच्छा जरा ये तो बताओ कि गांव में सब तुमको बुढ़िया कहते हैं, तुम्हारा असल नाम क्या है? मेरा असल नाम? अरे अम्मा, मेरा मतलब जो तुम्हारे पिताजी ने रखा वो वाला नाम। मेरा नाम लक्ष्मी है, पर अब तो इस मुए नाम को सुने एक अरसा हो गया। सब लोग बुढ़िया या अम्मा बोलते हैं, इसी की आदत हो गई है। पता नहीं चला मैं कब लक्ष्मी से बुढ़िया हो गई। अच्छा चल, लकड़ियों का गट्ठर सर पर रख दे। लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठर उसके सर पर रख दिया। अच्छा, चलती हूँ मैं। गांव में एक घर के अंदर
आंगन में लगे पेड़ के नीचे लकड़ी का ढेर रखकर बुढ़िया बैठ जाती है। अरे ओ मुखिया आइन, कितनी लकड़ियां रखूं बता दो, और आके जरा देख भी लो, लकड़ी एकदम सूखी है, वरना पेट पीछे कहोगी बुढ़िया गीली लकड़ी रख के गई। अरे रुक जरा, अभी आती हूँ। अरे ये लकड़ी वाली बुढ़िया है क्या? जरा इसे अंदर तो भेजना। अजी, आपको इससे क्या काम पड़ गया? अरे भेजो तो, कुछ बात करनी है। मैं लकड़ियां देखती हूँ, तू अंदर जा। मुखिया जी ने बुलाया है। मुखिया जी ने बुलाया है? क्यों, कोई गलती हो गई क्या? अरे मुझे क्या पता, जाके खुद पूछ ले। अरे बुढ़िया, आओ आओ, कैसी हो तुम? जी, बस आपकी कृपा है। अच्छा, तुम वहां गांव के बाहर नदी के पास वाले झोपड़े में रहती हो ना? हाँ मुखिया जी। अच्छा, तो वहां अकेले रहती हो? पास में कोई दूसरा झोपड़ा नहीं है? डर नहीं लगता तुम्हें? पहले तो लगता था, अब आदत हो गई है। अच्छा ठीक है। सत्यपाल मुस्कुराकर वहां से चला गया। बुढ़िया सारी लकड़ियां बेचकर घर पहुंचती है। पता नहीं मुखिया के दिमाग में क्या चल रहा। पहले तो उसने कभी बात नहीं की, भला आज क्यों इतनी पूछताछ कर था। अगली सुबह, अंजना, मुखियाइन, लकड़ी लाई हूँ। अरे उसे अंदर बुला लो। ठीक है, लेकिन थोड़ा संभल कर बात करना। बुढ़िया माँ, अंदर आ, जरूरी बात करनी है तुझसे। इसकी जरूरी बातों से तो मेरा मन घबरा जाता है। बुढ़िया ने देखा मुखिया और अंजना खुसुर फुसुर कर रहे थे और उसे देखते ही चुप हो गए। मुखिया ने अंजना को इशारा किया, आप बात करो, मैं अभी आती हूँ। देखो बुढ़िया, तुमने ये बात गांव में तो सुनी होगी कि मैं अपने बेटे के लिए ईंटों की भट्टी लगवाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ईंट की भट्टी नदी के पास ही लगे तो अच्छा रहता है। मिट्टी आसानी से मिल जाती है और गांव से ज्यादा दूर भी नहीं पड़ती। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? नदी के पास पंचायत की जो जमीन है, उस पर मुझे ईंट की भट्टी लगानी है। जमीन के बीच में तुम्हारी झोपड़ी है, तो उसे हटाना होगा। ये सुनते ही बुढ़िया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुखिया जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? वो झोपड़ी ही मेरा सब कुछ है, मैं कहाँ जाऊंगी? देखो, मैंने सब पता किया है। वो जमीन पंचायत की है, समझी? तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं, तो उसे जितनी जल्दी हो सकता है खाली कर दो। नहीं नहीं मुखिया, ये मुझसे ना हो पाएगा। तुम तो पहले गांव में ही रहती थी ना? हाँ, 40 साल पहले ब्याह के इसी गांव में आई थी। मदन के पास वाला घर था हमारा। 15 साल पहले मेरे पति चल बसे, तब घर बेचना पड़ा। अरे अरे, ये रोना धोना मत करो यहाँ पर। मैं तुम पर कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। तुम गलत तरीके से इतने सालों से उस जमीन पर रह रही हो। मैंने सब दिखवा लिया है। पंचायत ने ना तो जमीन का वो टुकड़ा तुम्हारे नाम किया, ना तुम्हें किराए पर दिया है, समझी? किराया? मेरी किराया देने की हैसियत नहीं है। किसी तरह मेहनत करके पेट पाल रही हूँ। देखो बुढ़िया, ये सब मैं नहीं जानता कि तुम किस हक से वहाँ रह रही हो। मुखिया ने कहा था मुझे वहाँ रह लो। वो झोपड़ी भी उसी ने बनवाई थी। तुम किस मुखिया की बात कर रही हो? तुमसे 3 मुखिया पहले जो आया था ना, मोहनलाल, उसने मुझे ये झोपड़ी बनवा कर दी थी। बदले में तुमने क्या दिया उसे? मैंने उसे अपना मंगलसूत्र दिया था। पति के जाने के बाद वो मेरे काम का ना रहा, तो मैंने उस मुखिया को दे दिया था। उसका कोई सबूत है या ऐसे ही कहानी बना रही हो? नहीं नहीं, ये सच्ची बात है। अच्छा तो ऐसा करो, तुम्हारे पास जमीन के उस टुकड़े का कोई कागज है तो दिखा दो, या तुमने मोहनलाल को जो अपना गहना दिया है उसका सबूत दो, वरना जमीन खाली करनी पड़ेगी। इतना बोलकर मुखिया वहां से निकल जाता है और बुढ़िया हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रह जाती है। बुढ़िया बहुत उदास होकर घर लौटती है और देखती है कि वहाँ पहले से ही मुखिया के 2 आदमी खड़े हैं। अरे ओ बुढ़िया अम्मा,
कहाँ घूम रही हो? हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार? लेकिन क्यों? हमें मुखिया ने भेजा है। अब तू ही बता, तू अपना सामान खुद निकालेगी कि हम बाहर फेंक दें? नहीं बेटा, ऐसा न करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। चलो, अरे चलो, खाली करो। चल चल, खाली कर इसे। ये बुढ़िया प्यार से हमारी बात नहीं मानेगी। हमें आज ही ये झोपड़ी यहाँ से हटानी है। अरे बेटा, कुछ तो रहम करो मुझ पर। भला मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, तुम ही बताओ। बुढ़िया, अब कुछ मत बोलो। मुझे जो कहा गया मैं वही कर रहा हूँ, समझी? चलो, तुम बाहर जाओ। बुढ़िया अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर बाहर बैठ जाती है। भगवान, ये छत भी छीन ली तूने। ये तूने ठीक न किया। अंदर इस चूल्हे और 4 बर्तन के सिवाय कुछ नहीं था। इन्हें यहाँ पर रख रहा हूँ अम्मा, देख लेना, ठीक है? मुखिया के आदमी पूरा झोपड़ा तोड़ देते हैं। बुढ़िया बाहर बैठे देखते रह जाती है। थोड़ी देर में रात हो जाती है और बुढ़िया भूखे प्यासे झोपड़े के बाहर ही बैठी रह जाती है। अरे सुनो, बुढ़िया अम्मा कल से नहीं आई, कुछ बोलकर गई हैं क्या तुम्हें? मीरा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है? और हंस क्यों रहे हो? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मीरा, भला तुम्हें अम्मा की चिंता कब से हो गई? वैसे मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अम्मा कल से क्यों नहीं आई, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई? दोनों बातें कर ही रहे थे कि गांव लता भी आ जाती है। भैया, कुछ लकड़ियां देना जरा। हाँ बहन, अभी देता हूँ। भाई, वैसे ये बताओ, गांव की बुढ़िया अम्मा कहाँ है? कल से वो मेरे घर नहीं आई। लता बहन, अभी हम दोनों भी यही बात कर रहे थे कि अम्मा कल से लकड़ियां लेने नहीं आ रही। कहीं कोई बात तो नहीं? हो सकता है उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। क्यों ना हम उनके घर चलकर पता करें? हाँ, तुम ठीक बोल रही हो। उसका तो इस दुनिया में कोई भी नहीं। चलो चलकर देखते हैं। तीनों बुढ़िया के घर की ओर निकल जाते हैं। बुढ़िया के घर के पास पहुंचते ही तीनों दंग रह जाते हैं। झोपड़ी पूरी टूटी हुई और बुढ़िया बेसुध पड़ी थी। लकड़हारा दौड़ कर जाता है। अम्मा, अम्मा, इसका तो पूरा बदन बुखार से टप रहा है। अरे अम्मा को क्या हुआ? इन्हें जल्दी घर लेकर चलो। हाँ। तीनों मिलकर कैसे भी बुढ़िया अम्मा को अपने घर ले जाते हैं। आखिर अम्मा की झोपड़ी तोड़ी किसने? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। आखिर अम्मा से किसकी इतनी दुश्मनी? अब तो इसका जवाब अम्मा ही देगी। मीरा बहन, मैं चलती हूँ। कोई मदद चाहिए होगी तो जरूर बताना। थोड़ी देर में बुढ़िया को होश आया। अम्मा, अम्मा आप कैसी हो? बेटा, मैं यहाँ तुम्हारे घर पर कैसे? अम्मा, तुम अपनी झोपड़ी के पास बेहोश पड़ी थी, तो हम तुम्हें यहाँ ले आए। बेटा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मुझे वहीं मरने के लिए छोड़ देते। अम्मा, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ बेटा, मेरा मर जाना ही ठीक है। एक झोपड़ी थी, वो भी मुखिया ने तुड़वा दिया। ये क्या बोल रही हो अम्मा? मुखिया ने ऐसा किया? क्यों? वो बोल रहा कि उसे उस जमीन पर अपने बेटे के लिए ईंट की भट्टी लगवानी है और मेरे पास उस जमीन के कागजात नहीं। अच्छा, अम्मा तुम चिंता मत करो, मैं उस मुखिया को सबक जरूर सिखाऊंगा। हाँ अम्मा, और तुम अब हमारे साथ ही रहो। लकड़हारा ने तुरंत गांव के चौक पर जाकर सबको इकट्ठा किया। क्या हुआ भाई, तुमने हम सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया है? भाइयों, तुम लोगों को तो पता है कि मुखिया ने नदी किनारे वही बुढ़िया अम्मा की झोपड़ी तोड़ दी। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? पर उसने ऐसा क्यों किया? लकड़हारा सारी बात बताता है। आज अम्मा की झोपड़ी टूटी है, कल हम में से किसी की भी बारी आ सकती है। अगर हम चुप रहे तो गलत और बढ़ेगा। गांव वाले पहले डर रहे थे, पर धीरे धीरे एक बूढ़े किसान ने कहा,
हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो। बुढ़िया ने सालों तक हमारी मदद की है, अब हमारी बारी है। पर मुखिया से कौन भिड़ेगा? भिड़ना नहीं है, साथ खड़ा होना है। अगर हम सब मिल जाएं तो कोई एक झोपड़ी नहीं गिरा सकता। और फिर क्या था? अगली सुबह पूरा गांव अम्मा की टूटी झोपड़ी के पास था। कोई बांस लेकर आया, कोई नई खपरेल, कोई मिट्टी गूंथ रहा था और लकड़हारा खुद सबसे आगे खड़ा था। 3 दिन में झोपड़ी फिर से खड़ी हो गई, लेकिन इस बार वो पहले से मजबूत थी। इतना बड़ा घर मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। आप सभी का बहुत बहुत आभार। लकड़हारा मुस्कुराते हुए बोलता है। ये घर नहीं अम्मा, ये आपका सम्मान है। तभी मुखिया वहां आता है। मुखिया तेज आवाज में बोलता है। ये घर किसकी इजाजत से बनाया गया है? इजाजत इंसानियत से ली है और ये जमीन भी अम्मा की है। सबूत है तुम्हारे पास? तभी भीड़ से गांव का बूढ़ा पंडित आगे आता है। हाँ है, पुराने कागज मेरे पास हैं। ये जमीन अम्मा के पति ने खरीदी थी, तुम्हारे पिता के सामने सौदा हुआ था। कागज मुखिया के हाथ में दिए जाते हैं। मुखिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जब उसने देखा कि पूरा गांव एकजुट है तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसे समझ आ गया, डर से रात जलता है लेकिन एकता से गांव। बेटा, मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तूने मुझे नई जिंदगी दी है। बता मैं तेरे लिए क्या करूं? अम्मा, आप कैसी बात कर रही हैं? बेटा भी बोल रही हैं और धन्यवाद भी कर रही हैं। अम्मा, फिर बोल रही हूँ, तुम हमारे साथ चलो और हमारे साथ रहो। नहीं बेटा, तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया। अब और तुम लोगों पर बोझ नहीं बन सकती। तू चिंता ना कर, मैं आती रहूंगी। ठीक है अम्मा, जब भी कोई दिक्कत हो हमें बताना। अम्मा को कितना बोला कि हमारे साथ रहो, लेकिन अम्मा नहीं मानी। मीरा, अम्मा गरीब है पर आत्मसम्मान बहुत है उसमें। ये झोपड़ी घर नहीं, उसका सम्मान है। बहुत समय पहले की बात है। हाजीपुर नाम के गांव में ढिल्लू नाम का एक लड़का रहता था। उसका नाम ही उसकी प्रवृत्ति को दर्शाता था। वो बिल्कुल ढीला और कामचोर था और उसे केवल आराम करना पसंद था। वो दिन भर या तो सोता रहता या फिर इधर उधर आवारागर्दी करता था। ढिल्लू के पिता रामचरण जी बेहद मेहनती और ईमानदार इंसान थे। उसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। तब से उसके पिता ने ही उसकी देखभाल करके उसे बड़ा किया था। लेकिन बेटे की ऐसी आदतों ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। ये लड़का मेरी मेहनत की कमाई का मोल नहीं समझता। मैंने इसे कितनी बार समझाया लेकिन सब बेकार। अरे नालायक, उठ, जब देखो सोता रहता है। अरे पिताजी, मैं सो नहीं रहा, बस ऐसे ही लेटा था। बेटा, जीवन आराम करना के लिए नहीं है। मेहनत करने से ही सुख और सम्मान मिलता है। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो आगे क्या करोगे? अरे पिताजी, इतनी चिंता मत किया करो। मैं तो अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जीऊंगा। उन्होंने ढिल्लू को कई बार समझाया, लेकिन ढिल्लू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसलिए रामचरण की आंखों में चिंता और निराशा झलकती थी। अरे भाई रामचरण, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं रमेश, मेरा लड़का तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। हर वक्त सोता रहता है या फिर आवारागर्दी करता रहता है। मैं तो परेशान हो गया हूं। ऐसे कब तक चलेगा? देखो रामचरण, मेरी मानो तो अब इसका इलाज एक ही है कि तुम उसकी शादी कर दो। जब इसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो शायद उसकी आलसी आदतें बदल जाएंगी। शायद तुम सही कह रहे हो, यही इसका हल हो। मैं जल्दी ही इसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढता हूँ। तुम्हारे नजर में भी कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। हाँ हाँ, बिल्कुल। कुछ ही दिनों में रामचरण जी ने ममता नाम की लड़की से ढिल्लू की शादी कर दी। ममता बहुत ही सुंदर और मेहनती लड़की थी। ममता जैसी लड़की के आने से मुझे पूरा यकीन है कि ढिल्लू का आलस्य दूर हो जाएगा और अब वो जिम्मेदार बनेगा।
शादी के बाद भी ढिल्लू की आदत नहीं बदली, बल्कि वो पहले से भी अधिक आलसी हो गया था। क्या ये आदमी कभी सुधरेगा? इतनी मेहनत से सब कुछ संभाल रही हूँ, लेकिन ये बस सोता रहता है। सुनो जी, क्या है? मुझे सोने दो। आप मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। इनसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अपने पति की इन हरकतों से ममता बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन ममता ने अपने ससुर रामचरण जी के सामने अपनी परेशानी रखी। पिताजी, मैंने आज तक आपके सामने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप घर के बड़े हैं, लेकिन अब मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ पिताजी। आपने अपने इस आलसी और निठल्ले बेटे की शादी मुझसे कर दी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बेटी, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ? पिताजी, क्या आपको पता नहीं है कि वो कुछ करता धरता नहीं है? सारा दिन घर में पड़ा रहता है। आपको क्या लगा था कि सिर्फ शादी कर देने से वो सुधर जाएगा? उसने मेरी जिंदगी का चैन छीन लिया है। बेटी, मैं भी तो उसकी इन हरकतों से परेशान हूं। अब तुम ही बोलो, तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि वो कोई काम करे, अपनी जिम्मेदारी को समझे। बेटी, मैं भी तो यही चाहता हूं कि वो कुछ काम करे और अपनी जिम्मेदारी को समझे। अब वो तुम्हारा पति है, तुम उसे प्यार से समझाओ, शायद वो बदल जाए। मैं तो समझा समझाकर पागल हो चुकी हूँ। वो मेरी सुनते ही कहाँ हैं? सारा दिन बस घर में पड़े रहते हैं या पागलों की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। दिन बीतते गए, लेकिन हालात और खराब होते गए। कुछ दिनों बाद रामचरण जी का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद ढिल्लू को और भी छूट मिल गई, क्योंकि अब उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं था। एक दिन ढिल्लू खाट पर लेटा हुआ आराम कर रहा था। उसे इस तरह आराम करता देख ममता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आपको शर्म नहीं आती? पूरे गांव के मर्द सुबह उठते ही अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उनकी पत्नियां चैन से जीती हैं, लेकिन मैं जब से इस घर में आई हूं, एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिला। अरे कैसी बातें कर रही हो ममता? तुम जानती हो मैं कब से काम की तलाश कर रहा हूं, लेकिन जहां भी जाता हूं वहां छोटे मोटे काम ही मिलते हैं, और छोटे मोटे काम करना मुझे पसंद नहीं है। मुझे कोई बड़ा करना है। बड़ा काम और तुम करोगे? छोटे मोटे काम तो तुमसे होते नहीं, तो भला बड़ा काम क्या होगा तुमसे? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अरे भाग्यवान, कुछ दिनों की बात है, देखना एक दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। नौकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे। बस भी करो, तुम तो रोज बस बच्चों की तरह बहाने बनाते हो। तुम मेरे पति हो, लेकिन पति वाली कोई बात है ही नहीं तुम में। अरे क्यों मुझे बच्चों की तरह डांट रही हो? मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। इज्जत? इज्जत उसकी होती है जो घर में कुछ पैसे कमा कर लाए। जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता, उसकी इज्जत कौन करेगा? अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मत करो मेरी इज्जत, जो मन में आए कहती रहो, लेकिन एक काम तो कर दो। मुझे बहुत भूख लग रही है, जरा 2 रोटी बना दो। तुम्हें खाना मांगते हुए शर्म नहीं आती? 2 दिन से घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। बताओ खाना कहाँ से बनाऊं? लेकिन तुम्हें किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बची है तो जाओ और कुछ काम करो, ताकि शाम तक हमारे घर का चूल्हा जल सके। ममता की कड़वी बातें सुनकर ढिल्लू भारी कदमों से घर से बाहर निकलता है। अब क्या करूं? मेरे पास ना काम है ना पैसे। आज तक उधार लेकर ही गुजारा किया। अब कौन उधार देगा? सबने ताने देना शुरू कर दिया है। एक आखिरी उम्मीद है सोहन भाई, वो हमेशा मदद करते आए हैं। शायद इस बार भी। भाई कैसे हो? आज तुम्हारी मदद चाहिए। घर में हालात बहुत खराब हैं, खाने को कुछ नहीं है। अगर थोड़ा उधार दे दोगे तो बड़ा एहसान होगा। वादा करता हूं अगले हफ्ते लौटा दूंगा। ढिल्लू, मैंने तुम्हारी पहले भी कितनी बार मदद की है, लेकिन तुमने कभी वापस करने की कोशिश तक नहीं की। पूरे गांव में ऐसा कौन है जिससे तुमने उधार ना लिया हो? भाई इस बार सच में हालात बहुत खराब हैं। ममता ताने दे रही है। प्लीज इस बार मदद कर दो। बातें बनाना तो तुम अच्छे से जानते हो ढिल्लू, पर कब तक दूसरों के भरोसे जिंदा रहोगे? कभी खुद के पैरों पर खड़े होने के बारे में सोचो। देखो भाई, मैं यहाँ ज्ञान सुनने नहीं आया। अगर पैसे हैं तो दे दो, वरना मत दो, मैं खुद संभाल लूंगा। ढिल्लू की ये बेपरवाह बात सुनकर सोहन का गुस्सा फूट पड़ता है। देखो भाई, मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि तुम 1 नंबर के मक्कार और धोखेबाज इंसान हो। पैसे लेकर लौटाने का नाम भी नहीं लेते। तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करना बेकार है। सोहन के ताने सुनकर ढिल्लू अपने घर की ओर बढ़ा,
लेकिन कदम भारी थे। रास्ते में वो थक कर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। अभी वो अपने हालात पर सोच ही रहा था कि दूर से गांव का मुखिया अपने 2 साथियों के साथ डंडा लिए उसकी ओर आते हुए दिखा। हे भगवान, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई। ये मुखिया जी तो मुझे देखते ही पैसों की मांग करेंगे। अब मैं क्या जवाब दूं? बहुत हो गया ढिल्लू, तूने मुझे कब से बेवकूफ बना रखा है। तुझे अपनी चालाकियों और झूठे वादों का हिसाब देना ही होगा। इस बार तेरी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। आज मैं तुझसे अपने पैसे वापस लेकर ही जाऊंगा। मुखिया जी, मेरी बात सुनिए। इस वक्त मेरी हालत बहुत ख़राब है। घर में खाने को कुछ नहीं है। बस थोड़ा और समय दीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा। अगर तुझे पैसे देने होते तो तू कब का चुका देता। तुझसे बड़ा कामचोर और धोखेबाज मैंने नहीं देखा। अरे तुझे तो धरती का बोझ कहना चाहिए। तूने तो अपने पिताजी की भी कभी कदर नहीं की। बेचारे इतने अच्छे और सच्चे इंसान थे जो बस तेरी इस कामचोरी की चिंता में चल बसे। मुखिया जी, एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं सच में वादा करता हूं 1 महीने के अंदर सारे पैसे लौटा दूंगा। देखते क्या हो, इसे मारो। तब तक मारो जब तक इसे अपनी औकात याद ना आ जाए। अब ये किसी से उधार लेने की हिम्मत नहीं करेगा। मुखिया की कड़वी बातें सुनकर ढिल्लू समझ गया कि वो आज बचने वाला नहीं। मुखिया के साथी ढिल्लू को मारने ही वाले थे कि अचानक ममता वहां पहुंच जाती है। मुखिया जी, इन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये आपका पैसा लौटा देंगे। कृपया इन्हें मत मारिए। ममता, सिर्फ तुम्हारी बात का मान रखकर मैं इसे आज छोड़ रहा हूं। लेकिन सुन लो, अगर इसने 1 महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो अगली बार इसका वो हाल करूंगा जो ये जिंदगी भर याद रखेगा। कब तक मैं तुम्हें पिटने से बचाती रहूंगी? अगर तुमने 1 महीने के अंदर पैसे नहीं लौटाए तो मुखिया तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ कर रख देगा। ममता सही कह रही है। अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो मेरी हालत बुरी हो जाएगी। लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? हाँ, एक काम कर सकता हूं। हमारे पास 2 बैल हैं। मैं एक बैल मुखिया जी को दे देता हूं। इस तरह मैं उनसे थोड़ी मोहलत ले सकता हूं। अगली सुबह ढिल्लू एक बैल की पेशकश करने के लिए मुखिया के घर पहुंचता है। मुखिया जी, मैं अभी आपके पैसे नहीं लौटा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन मेरे पास 2 बैल हैं जिसमें से एक मैं आपको देने आया हूं। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपना बैल वापस ले जाऊंगा। अरे वाह, आज तूने काम की बात की है। मुझे तेरी ये बात पसंद आई। तू ये बैल यहीं छोड़ दे। मुखिया को बैल देने के बाद ढिल्लू खुश होकर घर आकर ममता को सारी बात बताता है। ममता, आज मैंने मुखिया जी का सारा कर्ज चुका दिया है। अब वो कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे। फिर तुमने मुखिया जी के पैसे कैसे दिए? ममता, मैंने अपना एक बैल मुखिया जी को दे दिया, उनके कर्ज के बदले। अब हमारी जिंदगी से उनका झंझट हमेशा के लिए खत्म। क्या? तुमने बैल दे दिया और तुम इसे समझदारी मान रहे हो? क्यों? इसमें क्या गलत किया? बेवकूफ मुखिया जी नहीं, तुम हो। एक बैल के बिना तुम खेत कैसे जोतोगे? अब एक बैल हमारे किस काम का है? हे ईश्वर, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ऐसा निकम्मा और मूर्ख पति मिला है। अब मैं क्या करूं ममता? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि एक बैल के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरा बैल वापस चाहिए। किसी भी तरह मुखिया जी से जाकर बैल वापस लेकर आओ, अभी के अभी। ढिल्लू शर्मिंदा होकर सिर झुकाता है और घर से बाहर निकल जाता है। ढिल्लू जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बेवकूफ़ी पर पछताने लगा। वो सोचने लगा कि अब हालात को कैसे संभाले। मैंने अपनी जिंदगी का क्या बना लिया? न पिता की बात मानी, न पत्नी की। अब क्या करूं? तभी उसकी नजर थोड़ी दूर एक लड़के पर पड़ी। वो लड़का कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहा था। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन हिम्मत और जिम्मेदारी साफ झलक रही थी। ढिल्लू हैरान होकर उसके पास गया। अरे भाई, तुम इतनी छोटी उम्र में इतना कठिन काम क्यों कर रहे हो? लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या करूं भैया, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं।
घर चलाने के लिए मुझे ही काम करना पड़ता है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो घर में खाना कैसे बनेगा? इतनी छोटी उम्र में इतना बोझ, तुम्हें थकान नहीं होती? थकान तो होती है, लेकिन जब पिताजी का ख्याल आता है तो सारी थकान दूर हो जाती है। वही तो मेरे सब कुछ हैं। ये सुनकर ढिल्लू चौंक गया। लड़के की बातें सुनकर ढिल्लू के दिल में कुछ टूट सा गया। लड़का बोला, भैया, आप चाहें तो हमारे घर चलिए, पिताजी से मिलकर अच्छा लगेगा। ढिल्लू उसके साथ उसके छोटे से घर गया। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति खाट पर लेटा हुआ था। लड़का तुरंत उनके पास गया, पानी पिलाया और बड़े प्यार से उनका हाल पूछा। ये सब देखकर ढिल्लू की आंखें भर आईं। वो मन ही मन सोचने लगा, एक मैं था जिसने अपने पिता की कभी कद्र नहीं की, और एक ये छोटा सा बच्चा है जो अपने बीमार पिता के लिए इतना कुछ कर रहा है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे अपने पिता रामचरण जी की बातें याद आने लगी, उनकी मेहनत, उनका प्यार और अपनी नालायकी। ढिल्लू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी पल उसने ठान लिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। काश मैंने अपने पिता की बात मान ली होती। अब मैं अपनी जिंदगी बदल कर रहूंगा, मेहनत करूंगा और एक जिम्मेदार इंसान बनकर दिखाऊंगा। अगली सुबह ढिल्लू सीधे मुखिया के पास गया। मुखिया जी, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं मेहनत करके आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। बस मुझे मेरा बैल दे दीजिए ताकि मैं खेत में काम कर सकूं। उसकी सच्चाई देखकर मुखिया भी नरम पड़ गया और उसे एक मौका दे दिया। इसके बाद ढिल्लू ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। वो खेतों में काम करता, लकड़ी काटता और छोटे मोटे काम भी करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों में उसने अपना कर्ज भी चुका दिया और अपना बैल भी वापस ले आया। अब ढिल्लू पहले जैसा आलसी नहीं रहा था। वो एक मेहनती और जिम्मेदार किसान बन चुका था। ममता भी अब खुश थी और उसे अपने पति पर गर्व होने लगा।